एनसीईआरटी सुनो समझो में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित का एक ऐसा चैप्टर करने जा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कभी सोचा है कि गूगल मैप्स आपके घर से स्कूल तक का सबसे छोटा रास्ता इतनी सटीकता से कैसे बता देता है? या जब कोई वीडियो गेम खेलते हैं तो उसमें कैरेक्टर स्क्रीन पर एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल सटीक तरीके से कैसे पहुंच जाता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो इन सब के पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि गणित का एक बहुत ही शक्तिशाली आइडिया है, निर्देशांक ज्यामिति। बिल्कुल। ये ज्यामिति और बीजगणित मतलब ज्योमेट्री और अलजेब्रा के बीच का एक पुल है। एक पुल है, सही कहा। ये हमें तस्वीरों और आकृतियों को नंबरों की भाषा में समझने और नंबरों को तस्वीरों के रूप में देखने की ताकत देता है। अच्छा। आज हम देखेंगे कि कैसे एक्स और वाई एक्सिस का एक साधारण सा ग्रिड हमें दुनिया को नापने और व्यवस्थित करने का एक नया नजरिया देता है। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। एनसीईआरटी सुनो समझो के इस विश्लेषण में हम दो मुख्य औजारों को समझेंगे। दो मेन टूल्स। हाँ, दो मेन टूल्स। पहला है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। हमारा डिजिटल इंच टेप कह सकते हैं इसे। एग्जैक्टली। और दूसरा है विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला, जो हमें किसी भी रास्ते पर एक सटीक ठिकाना खोजने में मदद करता है। हाँ, और हम देखेंगे कि ये सिर्फ फॉर्मूले नहीं है, बल्कि असल जिंदगी की समस्याओं को सुलझाने के तरीके हैं। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दूरी सूत्र की। ठीक है। मान लीजिए दो दोस्त क्लास में अलग अलग डेस्क पर बैठे हैं। अगर हमें उनके बीच की सीधी दूरी मतलब एज द क्रो फ्लाइज डिस्टेंस पता करना हो तो कैसे करेंगे? यहीं पर दूरी सूत्र काम आता है। हमारे एनसीईआरटी सुनो समझो के नोट्स में एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो इस आइडिया को बिल्कुल साफ कर देता है। बताइए। कल्पना कीजिए कि एक शहर बी दूसरे शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व मतलब ईस्ट और 15 किलोमीटर उत्तर यानी नॉर्थ में है। ओके। अब अगर हमें ए से बी के बीच की सीधी हवाई दूरी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? अगर मैं इसे दिमाग में विजुलाइज करूं तो शहर ए को अगर हम ग्राफ के मूल बिंदु मतलब 0,0 पर रखें, हाँ, तो पूर्व की तरफ 36 किलोमीटर का मतलब है एक्स एक्सिस पर 36 यूनिट्स और उत्तर की तरफ 15 किलोमीटर का मतलब है वाई एक्सिस पर 15 यूनिट्स। बिल्कुल। तो शहर बी के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स हो गए 36,15। एकदम सही। अब ध्यान से देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, जिसका आधार 36 किलोमीटर है और लंब 15 किलोमीटर है और दोनों शहरों के बीच की सीधी दूरी इस त्रिभुज का कर्ण हाइपोटेन्यूज होगी। एग्जैक्टली। अरे वाह, तो यहाँ पर तो हम सीधे सीधे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। बिल्कुल। मतलब दूरी का वर्ग होगा 36 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। 36 का वर्ग होता है 1296 और 15 का वर्ग 225। दोनों को जोड़ने पर 1521 आता है और 1521 का वर्गमूल 39 होता है। सही। मतलब दोनों शहरों के बीच की सीधी दूरी 39 किलोमीटर है। बिल्कुल। और ये कोई संयोग नहीं है। निर्देशांक ज्यामिति की नींव ही पाइथागोरस प्रमेय पर रखी है। अच्छा। इसी तर्क को अगर हम किन्हीं भी दो बिंदुओं मान लीजिए P x1 y1 और Q x2 y2 हाँ, Q x2 y2 के लिए इस्तेमाल करें तो उनकी बीच की दूरी का एक सामान्य सूत्र बन जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हम हमेशा एक काल्पनिक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। हाँ, जहां आधार होगा x निर्देशांकों का अंतर मतलब x2 माइनस x1 और लंब होगा y निर्देशांकों का अंतर यानी y2 माइनस y1। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसीलिए दूरी सूत्र है PQ इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PQ बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह इस पूरे अध्याय का सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला है। बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे अच्छे से समझकर याद कर लेना चाहिए। ठीक है। और हाँ, अगर एक बिंदु मूल बिंदु 0,0 हो तो फॉर्मूला और भी आसान हो जाता है। और भी आसान कैसे? किसी बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी होती है रूट ऑफ x² प्लस y²।
क्योंकि x1 और y1 दोनों शून्य हो जाते हैं। ओह हाँ, सही बात है। अब आता है इस कहानी का सबसे मजेदार मोड़। इस एक फॉर्मूले से हम सिर्फ दूरी ही नहीं बल्कि आकृतियों के बारे में भी बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। एनसीईआरटी सुनो समझो के हमारे नोट्स में एक सवाल है कि क्या 3 बिंदु 3,2, -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? हाँ, और अगर हाँ तो किस तरह का? ये एक क्लासिक सवाल है। सबसे पहले यह पता करने के लिए कि क्या ये त्रिभुज बनाते भी हैं या नहीं। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि वो एक ही लाइन में हो। बिल्कुल। तो हमें तीनों बिंदुओं के बीच की दूरियां निकालनी होंगी। मान लीजिए बिंदु हैं P, Q और R। तो हम दूरी सूत्र का 3 बार इस्तेमाल करके PQ, QR और PR निकालेंगे। ठीक है। त्रिभुज बनने की एक शर्त होती है कि किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाई का योग हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और एक बार जब ये साबित हो जाए कि त्रिभुज बन रहा है तो उसका प्रकार कैसे पता करेंगे? समबाहु, समद्विबाहु या समकोण? उसके लिए हम भुजाओं की लंबाइयों के वर्गों को देखते हैं। वर्गों को? हाँ, इस उदाहरण में जब हम दूरियां निकालते हैं तो हमें मिलता है PQ = √50, QR = √52 और PR = √2। √50, √52 और √2, ठीक है। अब इनके वर्गों को देखें। PQ² = 50, QR² = 52 और PR² = 2। यहां साफ साफ एक पैटर्न दिख रहा है। 1 मिनट, 50, 52 और 2। हाँ, दिख रहा है। 50 और 2 को जोड़ने पर 52 आता है। बिल्कुल। मतलब PQ² + PR² = QR²। ये तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जा QR इसका कर्ण है। बिल्कुल। देखिए कैसे सिर्फ नंबरों और एक फॉर्मूले से हमने एक ज्यामितीय आकृति का गुण पता लगा लिया। कमाल है। और ये सिर्फ त्रिभुज तक सीमित नहीं है, हम चतुर्भुजों के बारे में भी पता लगा सकते हैं। जैसे कि ये साबित करना कि 4 दिए गए बिंदु एक वर्ग, एक स्क्वायर बनाते हैं। हाँ, नोट्स में A17, B42, C-1, और D-4, 4 का उदाहरण है। इसे वर्ग साबित करने के लिए क्या करना होगा? 1 मिनट, मुझे सोचने दीजिए। चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो मैं दूरी सूत्र से AB, BC, CD और DA निकालूंगी और देखूंगी कि वे बराबर हैं या नहीं। ये पहला कदम है और बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें एक पेच है, एक जाल है। जाल? कैसा जाल? अगर सिर्फ चारों भुजाएं बराबर हैं तो वो आकृति एक समचतुर्भुज मतलब रोम्बस भी तो हो सकती है। ओह, सही बात है। वर्ग और समचतुर्भुज में फर्क ये है कि वर्ग के विकर्ण डायगोनल्स भी बराबर होते हैं। हाँ, जबकि समचतुर्भुज के नहीं। तो इसका मतलब है कि हमें चारों भुजाओं के साथ साथ दोनों विकर्णों यानी AC और BD की लंबाई भी निकालनी होगी। और ये दिखाना होगा कि वे भी आपस में बराबर हैं। एग्जैक्टली। तो एक वर्ग को साबित करने के लिए दूरी सूत्र का कुल 6 बार इस्तेमाल करना होगा। जी, 4 भुजाओं के लिए और 2 विकर्णों के लिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है जिसे छात्र अक्सर भूल जाते हैं। ये बात तो ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, इस सूत्र का एक और इस्तेमाल बताया गया है, संरेखता माने कोलिनियरिटी की जांच करना। हाँ, यानी ये पता लगाना कि क्या 3 बिंदु एक ही सीधी रेखा में हैं? हाँ, इसके लिए भी दूरी सूत्र बहुत काम का है। मान लीजिए आपके पास 3 बिंदु A, B और C हैं। ठीक है। आप दूरियां AB, BC और AC निकालते हैं। अगर किन्हीं दो छोटी दूरियों का योग तीसरी सबसे बड़ी दूरी के बराबर हो जाए, जैसे कि AB + BC = AC। हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि बिंदु B, A और C के बीच रास्ते में ही कहीं है। मतलब अगर मैं A से C तक सीधे जाने की बजाय B पर रुक कर जाऊं और दूरी उतनी ही लगे, तो इसका मतलब है कि B रास्ते में ही था। हाँ, यानी तीनों बिंदु एक ही लाइन में है। अगर B लाइन से थोड़ा भी हटकर होता तो मुझे ज्यादा चलना पड़ता। ये तो बहुत सहज तरीका है इसे समझने का। यही इसकी खूबसूरती है। ये ज्यामिति के एक विजुअल आइडिया को बीजगणित की निश्चितता देता है। ठीक है, तो दूरी सूत्र से हम किसी भी आकृति के कोनों के बीच की दूरी तो नाप सकते हैं, क्या हम उन कोनों को जोड़ने वाली लाइन के ऊपर किसी खास बिंदु का पता लगा सकते हैं? मान लीजिए मुझे उस लाइन के ठीक बीच में एक दरवाजा बनाना है, तो उसका सेंटर पॉइंट कैसे मिलेगा? ये सवाल हमें हमारे दूसरे शक्तिशाली औजार विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला की ओर ले जाता है। अच्छा, और आपके सवाल का जवाब है हाँ, बिल्कुल पता लगा सकते हैं। कैसे? हमारे NCERT सुनो समझो के नोट्स में एक शानदार उदाहरण है।
कल्पना कीजिए कि एक टेलीफोन कंपनी को दो शहरों ए और बी को जोड़ने वाली सड़क पर एक टावर लगाना है। ओके। शर्त यह है कि टावर की दूरी शहर बी से शहर ए की दूरी की दोगुनी होनी चाहिए। दोगुनी। हाँ। अब टावर की सटीक लोकेशन कैसे पता चलेगी? इसका मतलब है कि टावर शहर ए और बी को मिलाने वाली रेखा को इस तरह बांट रहा है कि ए से टावर तक का हिस्सा और टावर से बी तक का हिस्सा, इनका अनुपात 1.2 है। बिल्कुल सही। टावर उस रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। यहीं पर विभाजन सूत्र काम आता है। अच्छा। यह हमें उस बिंदु P के सटीक निर्देशांक बताता है जो किसी रेखाखंड AB को दिए गए अनुपात M1, M2 में विभाजित करता है। तो इन सब का असल में मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जो किसी भी लाइन सेगमेंट पर किसी भी अनुपात में एक पॉइंट को सटीक रूप से पिन पॉइंट कर सकता है। हाँ। मतलब इस एक फॉर्मूले से हम किसी भी पुल, किसी भी सड़क पर कोई भी पॉइंट सटीक रूप से मार्क कर सकते, बस हमें उसके दोनों सिरे पता हो। ये तो इंजीनियरिंग के लिए बहुत काम की चीज होगी। निश्चित रूप से। और फॉर्मूला भी बहुत तार्किक है। अगर बिंदु P ऑफ x, y दो बिंदुओं A ऑफ x1, y1 और B ऑफ x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को M1, M2 के अनुपात में, हाँ, M1.M2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक होते हैं x = M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। और y के लिए भी ऐसा ही होगा। हाँ, और y = M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। इसे ही विभाजन सूत्र कहते हैं। सेक्शन फॉर्मूला। हाँ, ये बोर्ड परीक्षा के लिहाज से एक और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इस पर आधारित सवाल निश्चित रूप से आते हैं। और जो सवाल मैंने पूछा था मध्य बिंदु मिड पॉइंट के बारे में, उसके लिए तो अनुपात 1.1 हो जाएगा। तब तो M1 और M2 दोनों 1 हो जाएंगे। हाँ, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला तो बहुत ही आसान हो जाना चाहिए। x = x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 = x1 प्लस x2 बाई 2। अरे हाँ। और y x = x1 प्लस x2 बाई 2 और y = y1 प्लस y2 बाई 2। बस दोनों x निर्देशांकों को जोड़कर आधा कर दो और दोनों y निर्देशांकों को जोड़कर आधा कर दो। बिल्कुल। मुझे याद है बचपन में जब क्रिकेट खेलते थे तो पिच के दोनों स्टंप्स के बीच में पॉपिंग क्रीज बनाने के लिए हम अंदाजे से बीच में एक लकीर खींच देते थे। हाँ, सब करते थे। अगर ये फॉर्मूला पता होता तो एकदम परफेक्ट बनती है। सही कहा। इसका एक और मजेदार उपयोग है किसी रेखाखंड को समत्रिभाजित करना, यानी ट्राइसेक्ट करना। हाँ, 3 बराबर भागों में बांटना। ये भी एक बहुत ही आम सवाल है। अगर आपको एक रेखाखंड AB को 3 बराबर हिस्सों में बांटना है तो आपको उस पर दो बिंदु P और Q खोजने होंगे ताकि AP = PQ = QB हो। अच्छा, तो अगर मैं बिंदु P को देखूं तो वो A से एक हिस्से की दूरी पर है। हाँ। और B से 2 हिस्सों की दूरी पर। हाँ। तो बिंदु P रेखाखंड AB को 1.2 के अनुपात में बांट रहा है। सही। साथ इस्तेमाल करना है। आपने बिल्कुल सही समझा। एक बार P के लिए 1.2 का अनुपात और दूसरी बार Q के लिए 2.1 का अनुपात, और आपके पास दोनों बिंदुओं के निर्देशांक आ जाएंगे। NCERT सुनो समझो के नोट्स का एक और बेहतरीन उदाहरण है जिसने मेरा ध्यान खींचा। कौन सा? अगर हमें एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के 3 शीर्ष पता है, मान लीजिए A61, B82 और C94, और चौथा शीर्ष DP3 है जिसमें P का मान हमें नहीं पता। अच्छा, P ढूंढना है। हाँ, तो उसे कैसे ढूंढ सकते हैं? यह एक क्लासिक और बहुत ही चालाक सवाल है। यहाँ पर हम विभाजन सूत्र, खासकर मध्य बिंदु सूत्र का एक बहुत ही सुंदर उपयोग करते हैं। मध्य बिंदु सूत्र का कैसे? हमें बस समांतर चतुर्भुज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण याद रखना है। उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब वे एक दूसरे को ठीक बीच में काटते हैं। ओह हाँ, तो विकर्ण AC का मध्य बिंदु वही होगा जो विकर्ण BD का मध्य बिंदु है। बिल्कुल, यही सवाल की चाबी है। तो हम पहले मध्य बिंदु सूत्र का उपयोग करके विकर्ण AC का मध्य बिंदु निकालते हैं। A है 6,1 और C है 9,4। तो मध्य बिंदु हुआ 6 + 9 2, 1 + 4 2, जो कि हुआ 15,2,52। हाँ, 15,2,52। और अब हम विकर्ण BD का मध्य बिंदु निकालते हैं। B है 8,2 और D है P,3। तो इसका मध्य बिंदु हुआ 8 + P 2, 2 + 3 2, यानी 8 + B 2, 5 2।
अब चूंकि ये दोनों एक ही बिंदु हैं, तो इनके x निर्देशांक और y निर्देशांक बराबर होने चाहिए। हाँ, y निर्देशांक तो पहले से ही बराबर है 5, 2। तो हम x निर्देशांकों को बराबर रख देते हैं, इज इक्वल टू 8 प्लस p 2। दोनों तरफ से 2 कट गया, तो 15 इज इक्वल टू 8 प्लस p, जिसका मतलब है p इज इक्वल टू 7। देखा? वाओ! ये तो बहुत चालाकी भरा तरीका है। हमें चौथा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कोई मुश्किल समीकरण हल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु को आमने सामने रखना है। ये ज्यामिति के गुण का बीजगणित में शानदार इस्तेमाल है। तो आज हमने एनसीईआरटी सुनो समझो के इस अध्याय से 2 शक्तिशाली औजार सीखे। पहला, दूरी सूत्र, जो हमें किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच की सटीक दूरी बताता है। यह हमें आकृतियों की भुजा और विकर्णों को मापने की शक्ति देता है। और दूसरा, विभाजन सूत्र, जो एक रेखा पर बिंदुओं की सटीक स्थिति का पता लगाने में हमारी मदद करता है, चाहे वो मध्य बिंदु हो या कोई और अनुपात। यह हमें रेखाओं को सटीकता से बांटने की क्षमता देता है। बिल्कुल। इन सूत्रों से हमने देखा कि कैसे त्रिभुज और चतुर्भुज के प्रकारों का पता लगाया जा सकता है, कैसे संरेखता की जांच की जा सकती है, और कैसे अज्ञात निर्देशांकों को खोजा जा सकता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ परीक्षा के लिए फॉर्मूला नहीं है। नहीं, ये सोचने का एक तरीका है। हाँ, राइट? और इनके सिद्धांत हर जगह लागू होते हैं। जब आपका जीपीएस सिस्टम सैटेलाइट से आपकी दूरी नापकर आपकी लोकेशन तय करता है, तो वो 3D में इसी दूरी सूत्र के सिद्धांत का इस्तेमाल करता है। अच्छा। जब इंजीनियर्स एक पुल डिजाइन करते हैं और उन्हें हर केबल का सटीक पॉइंट तय करना होता है, तो वहां विभाजन सूत्र के सिद्धांत काम आते हैं। इस पूरे विश्लेषण के विस्तृत नोट्स और सभी महत्वपूर्ण फॉर्मूलों की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एनसीईआरटी सुनो समझो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी का कोई भी महत्वपूर्ण हिस्सा मिस न हो। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए। हाँ, हमने आज आंतरिक विभाजन यानी इंटरनल डिवीजन की बात की, जहां बिंदु P A और B के बीच में होता है। हाँ, बीच में। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बिंदु किसी रेखाखंड को बाह्य रूप से यानी एक्सटर्नली किसी अनुपात में विभाजित करे? मतलब वो बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखा पर तो हो, पर उनके बीच में न होकर रेखा के बाहर की तरफ हो। बिल्कुल। सोचिएगा इसके बारे में कि तब फॉर्मूले में क्या बदलाव आएगा। अगली बात तक सीखते रहें एनसीईआरटी सुनो समझो के साथ।